हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो मेरा यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। मेरा आज का वीडियो संविधान से रिलेटेड है और इस वीडियो में मैंने टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए हैं। तो दोस्तों, अपने पहले क्वेश्चन की ओर बिना समय बर्बाद के चलने से पहले मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। मेरा पहला प्रश्न है संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है भीमराव अंबेडकर। इस क्वेश्चन को SSC 2006 में, 10 में या 16 में भी रिपीट किया गया था। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सही उत्तर है सर BN राव। यह क्वेश्चन भी 2006 में SSC में आया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह क्वेश्चन भी SSC 2012 में आया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सही उत्तर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? सही उत्तर है 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई? सही उत्तर है ब्रिटेन। यह क्वेश्चन भी SSC MTS 1999 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है भारत के लिए एक संघीय ढांचा सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया था? सही उत्तर है 1935 का अधिनियम। अगला प्रश्न है भारत का संविधान बनाते समय संघ का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? सही उत्तर है कनाडा। यह क्वेश्चन भी SSC 2005 में आया था। अगला प्रश्न है भारत गणराज्य के राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने लगातार भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव के रूप में वर्णित किया? सर्वधर्म समभाव की अवधारणा महात्मा गांधी ने दी थी, जिसमें सभी धर्मों के प्रति सम्मान की बात कही गई और इसे नारे के रूप में भी लिया गया था। इस नारे का इस्तेमाल स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किया गया था, जिसमें सभी धर्मों के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। सही उत्तर है डॉक्टर S राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रगान सबसे पहले कब और कहाँ गाया गया था? सही उत्तर है 27 दिसंबर 1911। दोस्तों, हमारा राष्ट्रगान जो होता है जन गण मन है, जो मूलतः बांग्ला भाषा में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1911 में लिखा गया था, जिसे भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था। इसे गाने में 52 सेकंड का समय लगता है।
इसे सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। यह क्वेश्चन एसएससी 2009 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में भारत का वर्णन इस प्रकार किया गया है। राज्यों का संघ, अर्धसंघीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ, एक एकात्मक राज्य। किस रूप में वर्णन किया गया है? सही उत्तर है यह राज्यों का संघ है। दोस्तों, भारत क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से अत्यधिक विशाल और बहुत विविधताओं से परिपूर्ण है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए संघात्मक शासन व्यवस्था को ही अपनाना स्वाभाविक था और भारतीय संविधान के द्वारा ऐसा ही किया गया। इस क्वेश्चन को एसएससी सीजीएल 2007 में भी पूछा गया था। अगला प्रश्न है, किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के दिल और आत्मा के रूप में वर्णित किया था? सही उत्तर है संवैधानिक उपचार का अधिकार। दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा इसलिए कहा कि यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को यह छूट देता है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं और अपने विचारों को लागू करने की मांग कर सकते हैं। यह क्वेश्चन एसएससी 2011 में आया था। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को कहाँ से लिया गया? तो दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से लिया गया था। एकल नागरिकता का अर्थ होता है भारत का नागरिक किसी और देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं। वैसे इस अधिनियम को अनेकों बार संशोधन किया गया है। यह क्वेश्चन 2011 में भी रिपीट किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? सही उत्तर है 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? सही उत्तर है 22 जुलाई 1947 को। दोस्तों, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। इस ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। इसमें 3 रंग की क्षैतिज पट्टियाँ होती है। केसरिया रंग ऊपर होता है, सफ़ेद बीच में होता है और हरा रंग सबसे नीचे होता है। बीच में सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का एक चक्र होता है, जिसे सारनाथ में अशोक स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसका व्यास सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर है और इसमें 24 तिल्लियाँ लगी होती है। यह क्वेश्चन जो था एसएससी एमटीएस 2006 में आया था। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की उत्पत्ति कहाँ से हुई? सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। यानी जुडिशियल रिव्यू की उत्पत्ति यूएसए से हुई। अब यहाँ पे शब्द है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? तो दोस्तों, यह उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके अंतर्गत कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों की न्यायपालिका द्वारा रिव्यू का प्रावधान होता है। इसमें यानी पुनरीक्षा की प्रावधान होता है। या दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बनाए कानूनों, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है।
यह क्वेश्चन एसएससी 2001 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा का सदस्य नहीं थे? सही उत्तर है महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। यह क्वेश्चन भी एसएससी में आया हुआ था 2005 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की शुरुआत की है? सही उत्तर है स्विट्जरलैंड। दोस्तों यहाँ पे एक शब्द है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, वह क्या होता है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी नागरिक सारे महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर मतदान करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह होता है जिसमें नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार होता है। यह क्वेश्चन एसएससी 2006 में भी आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? यानी किसके पास लिखा हुआ संविधान नहीं है? तो दोस्तों सही उत्तर है यूके यानी ब्रिटेन। ब्रिटेन के पास लिखा हुआ संविधान नहीं है। या अगर है भी तो कुछ ही भाग हुआ उसके पास है, न तो ज़्यादातर लिखा हुआ नहीं है, अलिखित है। यह क्वेश्चन 2006 में भी पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता लागू हुई, कब लागू हुई? सही उत्तर है 1862 में भारतीय दंड संहिता लागू हुई। दोस्तों भारत के अंदर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा और दंड का प्रावधान करती है, जिसे भारतीय दंड संहिता कहते हैं। किंतु यह संहिता भारत की सेना पर लागू नहीं होती है। भारतीय दंड संहिता में अब तक अनेकों बार संशोधन किए जा चुके हैं। यह क्वेश्चन एसएससी ईएसओ 2008 में आया था। अगला प्रश्न है, यह परंपरा की हमेशा एक वक्ता का पालन किया जाता है, कहाँ से लिया गया था? सही उत्तर है यूके यानी ब्रिटेन। यह क्वेश्चन भी 2008 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निरंकुशता का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है एक के द्वारा पूर्ण शासन। यह क्वेश्चन भी 2015 में एसएससी में आया था। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र का पालन किया जाता है? सही उत्तर है प्रतिनिधित्व। यह क्वेश्चन भी एसएससी 2016 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा एक्ट था? सही उत्तर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अगला प्रश्न है, प्राथमिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से लिया गया? सही उत्तर है अमेरिका। यानी फंडामेंटल राइट जो था अमेरिका के संविधान से लिया गया था। प्राथमिक अधिकार को ही मौलिक अधिकार या फिर फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। यह 6 होते हैं। पहला होता है समानता का अधिकार, दूसरा होता है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार,
चौथा होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा होता है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन थे? सही उत्तर है सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? फंडामेंटल ड्यूटीज। सही उत्तर है 11। शुरू में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, जिसके बाद 11वें कर्तव्य को भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। वर्तमान में यह 11 है। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य में उन सभी बातों को रखा गया है जो राष्ट्र की भावना और संप्रभुता को बढ़ावा देते हैं। यह क्वेश्चन एसएससी एसओ 2008 में आया था। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 21A। अगला प्रश्न है, डाक द्वारा मतदान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, डाक द्वारा मतदान को परोक्ष मतदान कहते हैं। अब यह होता क्या है? तो दोस्तों, डाक द्वारा मतदान उन मतदाताओं द्वारा प्रयोग में लाया जाता है जो विभिन्न कारणों से अपने क्षेत्र में वोट डालने के लिए उपस्थित नहीं होते हैं। अब ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग क्या करता है कि डाक मतदान द्वारा वोट डालने की सुविधा उपलब्ध कराता है। और दोस्तों, हर चुनाव में जब काउंटिंग होती है तो सबसे पहले डाक मत पत्रों को ही गिना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस देश के संविधान से लिया गया है? सही उत्तर है आयरलैंड। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व वे तत्व होते हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2010 में आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? सही उत्तर है भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। यह जो निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? सही उत्तर है कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। यह क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2009 में आया था। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? सही उत्तर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति वह होता है जो दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को बुला सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? सही उत्तर है संसद के किसी सदन द्वारा। अब यहाँ पर महाभियोग क्या होता है?
तो दोस्तों, महाभियोग जब किसी बड़े अधिकारी पे विधानमंडल के समक्ष अपराध सिद्ध होता है तो इसे ही महाभियोग कहा जाता है। भारतीय संविधान में महाभियोग वह प्रक्रिया होता है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लाया जाता है जब संविधान का उल्लंघन हो। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत देश में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। दोस्तों, सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में जो होता है चीनी आक्रमण के कारण लगाया गया था। आपातकाल के समय केंद्र सरकार शक्तिशाली हो जाती है, यानी समस्त शक्ति केंद्र सरकार के पास चली जाती है और सभी राज्य केंद्र के अधीन हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? सही उत्तर है 15 मार्च 1950। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम क्या है? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को पहला राज्य घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन संबंधित विधेयक कब पारित किया गया? सही उत्तर है 15 जून 2005। 15 जून 2005 को सिर्फ पारित हुआ था, लेकिन यह पूर्ण रूप से 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया इसे। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? सही उत्तर है पंचायती राज्य से। अगला प्रश्न है, चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो दोस्तों, चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग प्रेस तथा समाचार पत्र के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश पुरुष में कौन थे? सही उत्तर है हीरालाल जे कानिया। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे स्त्री में? सही उत्तर है फातिमा बीबी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? सही उत्तर है भारत। भारत के पास सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया था? सही उत्तर है पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं? सही उत्तर है अनुच्छेद 18। अगला प्रश्न है, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? सही उत्तर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने का अधिकार होता है। और दोस्तों मेरा अंतिम क्वेश्चन है, प्रश्न है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है राज्यसभा। राज्यसभा को भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है। तो दोस्तों मेरा ये अंतिम क्वेश्चन था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे अपने दिमाग में रखें, अच्छी तरह से याद रखें, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू।